everything we are hearing from Afghanistan. जहाँ भयंकर भूकंप आया 6.1 रिक्टर स्केल. Tried to deliver food and drinking water to millions of people affected by the floods. अर्थक्वेक, हम सबको पता है कि अर्थ की क्रस्ट बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स लगातार मूव होती रहती हैं। और इसके मूव होने की वजह है हमारी मेंटल कोर। मेंटल कोर काफी गर्म होती है। ये गर्म कोर यहाँ के मैटर को बहुत ही ज्यादा गर्म करती है, जिसकी वजह से मैटर ऊपर की तरफ जाता है और क्रस्ट को डिस्टर्ब करता है। और इसी क्रस्ट के ऊपर हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं। तो गर्म होने के बाद ऊपर जाने के बाद जब ये मैटर दोबारा ठंडा होता है तब वो नीचे की तरफ आता है, फिर दोबारा गर्म होता है और दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। यही वजह है जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मेंटल कोर कूल होकर न्यू क्रस्ट क्रिएट करता है, जो बाद में ओशंस के लिए नए फ्लोर्स बनते हैं। लेकिन जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो आता है अर्थक्वेक। अर्थ के साइज के कंपैरिजन में अगर हम इस टक्कर को स्पेस से देखेंगे तो ये टक्कर उतनी हाईलाइट नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम छोटे हैं और ये प्लेट्स की टक्कर हमारे लिए एक नाइटमेयर जैसी होती है। यहाँ पर कुल 3 तरीके के अर्थक्वेक आते हैं। पहला, कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पर अर्थक्वेक के दौरान प्लेट एक दूसरे को फोर्स करती है, जिसकी वजह से थ्रस्ट फॉल्ट जनरेट होता है। और ये थ्रस्ट फॉल्ट कई 100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। और यही फॉल्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। और इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स और ये सारी चीजें बनी हैं। और इस कन्वर्जेंट बाउंड्री को याद रखना, इसी की वजह से ज्यादातर भूकंप आते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड, डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसके अंदर प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और बीच में एक रिफ्ट जोन बनता है, जहां पर मेंटल कोर कूल होकर जम जाता है और नए ओशन फ्लोर्स बनते हैं। आपने देखा होगा जब भूकंप आया कई जगह जमीन खिसक जाती है और उसके अंदर बहुत गहरा खड्डा हो जाता है। इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसके अंदर दरअसल प्लेट्स आपस में स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। लेकिन अर्थ पर आने वाले 80% से ज्यादा भूकंप कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से आते हैं, यानी कि पहला वाला। जापान में आए 2011 के भूकंप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जब सुनामी आई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये भूकंप 9.0 से 9.1 मैग्नीट्यूड का था और ये पूरे 6 मिनट तक आया था, जिसकी वजह थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पैसिफिक ओशन प्लेट से इंटरसेक्ट कर रही थी। इसमें हुआ ये था कि प्लेट नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से दूसरी प्लेट के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे को पुश करती रहती है और फिर अचानक ये प्लेट स्प्रिंग की तरह उछलती है। और जब ऐसा समंदर के अंदर होता है तो बड़ी सुनामी की लहरें उठती हैं। बीच समंदर में इस सुनामी की लहर लगभग पता भी नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे ये किनारे पर आती जाती हैं वैसे वैसे लहरें बड़ी होती जाती हैं और एक शहर को डुबाने की ताकत रखती हैं। वैसे ही अभी आया अफगानिस्तान का भूकंप, जो कि 5.9 मैग्नीट्यूड का था, जिसने 10,000 लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कई 100 लोग मारे गए, कई 100 लोग घायल हुए। ये सब कुछ एक भूकंप की वजह से। भूकंप की वजह से लगभग 20,000 लोग हर साल मारे जाते हैं, क्योंकि भूकंप को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो फिर भी आखिर इसे प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब सिंपल है। हमें भूकंप को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का पता होना चाहिए, हर एक मूवमेंट का, कि वो कहां कब कहां टकराने वाली है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
तो अगर यहाँ पर x + y = 100 है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ इस इक्वेशन से इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, हमें इसके लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इससे इसकी वैल्यू को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सेम यही चीज यहाँ पर भी काम करती है। हमें ये पता है कि कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ है, लेकिन इसके बाद वो कब मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए भूकंप को प्रेडिक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सही है जो भूकंप आने से घंटों पहले हमें बता देती है, ताकि हम सिटीज को इवैक्यूएट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकें। लेकिन हर बार घर, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों का नुकसान होता ही है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब तक का सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का भूकंप 1960 में आया था, वो भी चाइना में, जो कि 9.5 मैग्नीट्यूड का था, जिसमें अप्रॉक्स $5 बिलियन का नुकसान हुआ और लगभग 1700 लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोगों का घर डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सोचें कि ये भूकंप 15 या 20 मैग्नीट्यूड का आएगा तो हमारी अर्थ का क्या होगा, हमारी सिटीज का क्या होगा? वो सब कुछ बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? दरअसल इसका जवाब सिंपल है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप होगा उसकी फॉल्ट लेंथ उतनी ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर हमें 10.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप को लाने के लिए लगभग 80,000 किलोमीटर की फॉल्ट लेंथ चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर अर्थ की क्रस्ट में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स का साइज इतना बड़ा नहीं है जिससे 10 मैग्नीट्यूड या फिर इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सके। तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों के हिसाब से 10 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप नहीं आ सकता, क्योंकि फॉल्ट लेंथ उतनी बड़ी होगी ही नहीं। इसकी वजह से भूकंप कभी उतना ज्यादा आएगा ही नहीं। लेकिन भूकंप की और भी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, यह हो सकता है। और वैसे भी अगर ये फॉल्ट लेंथ बड़ी होती, 10 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप आता, तो मैं तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, बिल्कुल ऐसे। पर होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि भूकंप कैसे काम करता है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो गुड बाय।